एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपूर्वा और हम हमारी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज दो नए टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक टॉपिक है परसेंट यील्ड और सेकेंड टॉपिक है हमारा सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं परसेंट यील्ड के बारे में। अभी तक जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमने डिस्कस करी है उसमें हमने हमेशा ऐसा माना है कि जितना भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं थियोरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली दोनों की वैल्यू सेम है। बट जब एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस होती है, जब लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल वैल्यूज अलग अलग आई। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज यील्ड का, कि मान लीजिए किसी रिएक्शन में मैंने अज्यूम किया, थियोरेटिकली कैलकुलेट करके मैंने प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया कि 80 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट बनना चाहिए। बट अगर उस रिएक्शन में 40 ग्राम प्रोडक्ट ही बन रहा है, तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस होगा। बना 40 ग्राम है, एक्सपेक्टेड 80 ग्राम था। तो ये जो दोनों डिफरेंसेस हैं, इनको कैलकुलेट करने के लिए हम केमिस्ट्री में परसेंट यील्ड की हेल्प लेते हैं, राइट। अब बात आती है कि क्यों किसी भी रिएक्शन में डिफरेंस आता है, क्यों एक्सपेरिमेंटल अमाउंट कम आता है, थियोरेटिकली जो हम कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू ज्यादा आती है। तो इन दोनों में डिफरेंस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये कि अगर रिएक्टेंट की प्योरिटी में कुछ प्रॉब्लम है, अगर रिएक्टेंट 100% प्योर नहीं है, तो वहां पर प्रोडक्ट के अमाउंट में डिफरेंस आएगा ही आएगा। मान लीजिए अगर रिएक्टेंट में थोड़ा सा भी कुछ अडल्टरेशन हुआ, देन इट इज गोइंग टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, सबसे पहला कारण। सेकेंड, रिएक्शन कंडीशंस जब चेंज होती है तो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में डिफरेंस आ जाता है, ये एक और रीजन हुआ। अब जो जनरली हम कंसीडर करके चलते हैं कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट की केमिकल रिएक्शन होकर के फिर कोई नया सब्सटेंस बन गया, तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स भी कंबाइन होकर के किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, तो हम देखेंगे कि वहां पर अमाउंट डिक्रीज हो सकता है। या फिर अगर रिएक्टेंट्स खुद ही ऐसे हुए कि वो कंप्लीटली प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, तो क्या होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। देन वी विल सी परसेंट यील्ड देयर। तो हम वहां पर परसेंट यील्ड को ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि परसेंट यील्ड क्यों ऑब्जर्व करी जाती है। तो फर्स्ट रीजन तो हम लिखेंगे रिएक्टेंट इज कंबाइनिंग, reactant is combining to give products which are further reacting। और वो भी अगर further react कर रहे हैं तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजन। तो सेकेंड रीजन हम लिख सकते हैं रिएक्टेंट इज नॉट कंप्लीटली कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। ये कुछ रीजंस हो गए जिसकी वजह से हम देखेंगे कि परसेंट यील्ड में कुछ डिफरेंस आ सकता है। अब बात आती है कि जब हमारे पास में कोई केमिकल रिएक्शन गिवन हो और अगर मुझे परसेंट यील्ड को कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी। इसकी कैलकुलेशन के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यूज में लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया है और उस एग्जाम का जो मैक्सिमम मार्क्स है दैट इज इक्वल्स टू 80 मार्क्स का कोई पेपर आपने दिया है। अगर 80 मार्क्स में से आपने
40 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 40 मार्क्स जो आपने स्कोर किए, कितने में से स्कोर किए, 80 में से, इनटू क्या कर देंगे, 100। तो जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो मैं ऐसा बता सकती हूँ कि उस स्पेसिफिक एग्जाम में आपने कितना स्कोर किया है, 50% स्कोर किया है। सिमिलरली यहां पर भी हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंट प्रोडक्ट बना है, राइट। तो उस प्रोडक्ट के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम अपॉन में तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम, और जितना एक्चुअल में बना है उसको हम कहाँ लिख देंगे, न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो फॉर्मूला देखते हैं क्या बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला की बात करते हैं, सो परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस and it will be divided by theoretical amount of substance, कि theoretically वो सब्सटेंस कितना बन रहा था इनटू हमें 100 करना होगा। अब जो एक्चुअल अमाउंट होता है इसको हम बहुत बार क्या बोल देते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑल्सो, कि जब आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया होगा तो कितना अमाउंट बना होगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम एक्चुअल अमाउंट। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से परसेंट यील्ड को अप्लाई किया जाता है। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, फिर क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 20 ग्राम CuCO3 इज 4 ग्राम। मतलब जब ये 20 ग्राम आपने हीट किया, 20 ग्राम CaCO3 जब आपने हीट किया तो CO2 का कितना अमाउंट फॉर्म हुआ, 4 ग्राम फॉर्म हुआ। देन फाइंड परसेंटेज यील्ड। तो मुझे यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करना है। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो मुझे एक बार एक्चुअल अमाउंट तो गिवन है 4 ग्राम जितना एक्सपेरिमेंटली बना है। थियोरेटिकल मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जब 20 ग्राम CaCO3 मेरे पास में है तो एक्चुअल में कितना CO2 का फॉर्मेशन होना चाहिए था, वो चीज हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको केमिकल रिएक्शन जो मिलेगी उसे आपको बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस होगी तो ही हम वहां पर स्टोइकियोमेट्री से अमाउंट्स की कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये वाली जो रिएक्शन है अगर हम देखें तो यहाँ एक कैल्शियम है, यहाँ भी एक कैल्शियम है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी टोटल 3 ऑक्सीजन है। इसका मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन गिवन है वो यहाँ पर बैलेंस्ड है। तो अगर यहाँ पर जो गिवन डेटा है उसको मैं G से मेंशन कर रही हूँ और एक्सपेरिमेंटल को मैं E से मेंशन कर रही हूँ। अगर एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाए तो CaCO3 का मास आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 100 ग्राम। अगर इसका मास कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे 56 ग्राम और इसका मास आएगा 44 ग्राम। क्योंकि हमें यहाँ पर किससे डील करना है, 20 ग्राम CaCO3, तो ये वाला और ये वाला CaCO3 और CO2, इन दोनों को हम कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर कैलकुलेशन हम करते हैं तो क्या बोल सकते हैं कि जब 100 ग्राम CaCO3 होगा तो यहाँ पर 44 ग्राम CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपली आपने इनके मासेस को रिलेट किया। अब अगर मैंने 1 ग्राम लिया होता तो यहाँ पे कितना बन जाता, 44/100। बट क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है 20 ग्राम, तो हम क्या लिख सकते हैं 44/100 इंटू 20। सिंपली मैंने यूनिटरी मेथड की हेल्प से यहाँ पर CO2 के मास को कैलकुलेट किया है। तो अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे यहाँ पे 8.8 ग्राम। इसका मतलब जब आपने 20 ग्राम CaCO3 को लिया
तो आपका CO2 कितना बनना चाहिए था, 8.8 ग्राम, बट क्वेश्चन में कितना गिवन है हमें, 4 ग्राम। इसका मतलब डिफरेंस आ गया, और अगर डिफरेंस आ गया तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंट यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट आई कैन राइट इज परसेंट यील्ड इज इक्वल्स टू, कितना होगा हमारा, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो हमारे गिवन है 4 ग्राम के इक्वल है, अपॉन एक्चुअल में कितना बनना चाहिए था थ्योरेटिकली 8.8 इंटू कितना कर देंगे हम 100। सो व्हेन वी विल कैलकुलेट इट, so this will be 10 and this one will be 22, this one will be 11 and this one will be 50. So the percentage here will be 500 upon 11%। मतलब कि ये जो पूरी केमिकल रिएक्शन है इसका यील्ड कितना परसेंट है, 500 upon 11% होगा। सो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। सिंपली एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल दो डेटास पता होने चाहिए। एक्सपेरिमेंटल दिया है, थियोरेटिकल कैलकुलेट कर दिया, तो उनको डिवाइड करके हमारा परसेंट निकल गया। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है, आपको बोला है कि MgCO3 का मास फाइंड आउट करना है व्हेन 2.24 लीटर ऑफ CO2 is present at STP, और साथ ही साथ में ये भी गिवन है कि इस केमिकल रिएक्शन की जो यील्ड है दैट इज इक्वल्स टू 50%, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर हमने केमिकल रिएक्शन लिखी है MgCO3 goes to MgO plus CO2, तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होना जरूरी है। तो हम देख सकते हैं कि ये वाली केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब अगर यहाँ पर CO2 का जो वॉल्यूम है वो 2.24 लीटर है, तो हम बहुत इजीली यहाँ पर मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट, तो यहाँ पर CO2 के जो मोल्स होंगे वो कितने निकल करके आ गए, 0.1 मोल हमारे पास में आ चुका है। अब जब CO2 यहाँ पर 0.1 मोल के इक्वल होगा, तो MgCO3 भी कितना होता है यहाँ पे 0.1 मोल होता। बट ये उस केस की बात है जब रिएक्शन में जो केमिकल रिएक्शन है उसकी यील्ड 100% हो, क्योंकि 100% में जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पे क्योंकि यील्ड 50% है, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आने पर कुछ ना कुछ इंक्रीज डिक्रीज तो हो गई होगा। अब बात आती है कि जब आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे चलेंगे तो यील्ड से किस तरीके से आप डील करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो यील्ड है वो 50% है, तो जितना भी हमारा अमाउंट है हम उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 50% से डिवाइड कर देंगे। 50% का मतलब कितना होगा, 50/100। सो दिस मोल इज गोइंग टू बिकम 0.2 मोल। यहाँ पे जितना भी मोल है वो कितना निकल करके आ गया, 0.2 मोल। और एक बार जब हमारे पास पे रिएक्शन का मोल निकल जाए तो मास कैलकुलेट करना बहुत ही इजी होता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम मास, 0.2 इज इक्वल्स टू x अपॉन MgCO3 का मोलर मास कितना होगा, 24 plus 12 plus 48, so this value is going to become 84। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 84, तो x कितना आ जाएगा, 0.2 into 84, so when you will cancel it, then the value of x will become 16.8 ग्राम। इसका मतलब जब CO2 2.24 लीटर है तो यहाँ पर MgCO3 कितने मास में प्रेजेंट होगा, 16.8 ग्राम। जब रिएक्शन की जो यील्ड है वो कितनी लेकर के चल रहे हैं, हम 50% लेकर के चल रहे हैं। तो ये एक और न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट ऑफ परसेंट यील्ड। अब हम बात करते हैं कि परसेंट यील्ड के जब भी क्वेश्चंस करते हैं तो किन किन चीजों का हमें
ध्यान रखना है। सो आई कैन राइट नोट हियर। फर्स्ट नोट हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब भी हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पर मूव कर रहे होते हैं, मान लीजिए आपको परसेंटेज यील्ड गिवन है और आप रिएक्टेंट के अमाउंट से प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली हमें परसेंट यील्ड को मल्टीप्लाई करना होता है। लाइक व्हाट आई कैन राइट कि रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट की तरफ चल रहे हैं तो यहां पर जो भी परसेंट यील्ड है उससे क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा, फर्स्ट केस। सेकेंड कि अगर मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट चली, जैसा कि इस केस में था कि मुझे प्रोडक्ट गिवन था और उससे हम रिएक्टेंट के अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे थे, राइट? तो हमने उस केस में क्या किया कि प्रोडक्ट से जब हम रिएक्टेंट पे चलते हैं तो यहाँ पे जो भी आपकी परसेंट यील्ड होगी, आपको उस परसेंट यील्ड से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट केस में हमने किया था मल्टीप्लाई और सेकेंड केस में हम क्या कर देंगे, डिवाइड। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, 50% यील्ड थी तो मैंने जस्ट इसको डिवाइड कर दिया। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हमने अभी जो भी केसेस डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे केसेस एक रिएक्टेंट को ही इन्वॉल्व कर रहे हैं। लाइक यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जस्ट एक ही रिएक्टेंट था। बट जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट का केस आ जाए तो उस केस के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, अलग अलग परसेंटेज यील्ड गिवन होगी, अलग अलग रिएक्टेंट की अलग अलग परसेंट यील्ड हो सकती है और वो आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी। बट इस टाइप के क्वेश्चन क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस देम। तो जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं वो कितने परसेंट यील्ड पे बेस्ड हैं, दे आर ऑफ वन रिएक्टेंट बेस्ड। तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन मिलता है जहां पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट गिवन हो, उसकी परसेंट यील्ड भी गिवन हो, तो आप सबकी परसेंट यील्ड सेम नहीं ले सकते हैं। हम ये बोलेंगे कि वहां पर अलग अलग रिएक्टेंट की जो परसेंट यील्ड होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड टॉपिक नाउ एंड दैट इज सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है। तो जब भी कोई फाइनल प्रोडक्ट एक स्टेप में नहीं बनता है तो उस केस के अंदर एक से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होती है और हम देखते हैं कि फाइनल स्टेप जो भी होगी उसके अंदर हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Cl2 and KOH both are reacting and in the final step we can see these two products are formed, right? So let's understand which type of questions are being asked on this topic. अगर बात करी जाए तो यहाँ पे ऐसा पूछा जाता है कि अगर Cl2 का 5 मोल है तो KClO4 कितना मोल फॉर्म होगा, या फिर KOH अगर यहाँ पर 10 मोल है तो KCl कितना मोल फॉर्म होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं जो इस टाइप की रिएक्शंस में जनरली काम में आती है। सबसे पहली जो टर्म जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, दैट टर्म इज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब होता है जैसे यहाँ पर Cl2 और KOH क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे। सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंसेस पार्ट लेते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, रिएक्टेंट बोल देते हैं। तो लाइक ये क्या बन जाएंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर रिएक्टेंट बन जाएंगे। सेकेंड जो टर्म है जो यहाँ पर बहुत काम आती है, दैट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जो सेकेंड टर्म हम पढ़ेंगे वो क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो एक केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होगा
और सेकेंड स्टेप में वो कंज्यूम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर KClO एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, यहाँ फॉर्म हुआ, यहाँ कंज्यूम हो गया, यहाँ फॉर्म हुआ, यहाँ कंज्यूम हो गया। तो ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस होंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोल देंगे। जो एक और टर्म यहाँ पर हमें काम आती है उसका नाम है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब जो भी फाइनल सब्सटेंस एक केमिकल रिएक्शन में बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट में भी आपको फर्दर कैटेगराइज किया, मतलब फर्दर आपको कैटेगरीज मिल सकती है। एक होता है मेन प्रोडक्ट, एक और होता है बाय प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर लाइक KCl जो हो गया, H2O हो गया, KClO4 हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। बट मान लीजिए पूरी रिएक्शन जो थी वो मैंने KClO4 के लिए करवाई, तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा, KClO4। बाय प्रोडक्ट क्या क्या हो जाएंगे, KCl हो जाएगा, H2O हो जाएगा, एंड लाइक दीज टू विल बी द बाय प्रोडक्ट। अब बात आती है कि जब ऐसी रिएक्शंस में हमारे को बैलेंसिंग करनी होती है, या फिर मतलब बैलेंसिंग तो नहीं, हमें जब ऐसी रिएक्शंस में रिएक्टेंट के अमाउंट से प्रोडक्ट के अमाउंट को फाइंड आउट करना होता है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज हमें यहाँ पर समझनी है। सबसे पहली बात तो ये जो भी पूरा कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे कि रिएक्टेंट के अमाउंट से प्रोडक्ट के अमाउंट को कैलकुलेट करने का, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस का बैलेंस होना जरूरी है। आप तभी कुछ भी प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जब केमिकल रिएक्शंस कैसी हो, बैलेंस्ड हो। तो आइए हम बैलेंस करते हैं। फ्लोरीन इधर 2 है, यहाँ पर पोटेशियम भी 2, ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो 2 और हाइड्रोजन भी 2। इस वाली स्टेप को बैलेंस करने के लिए यहाँ लिख देते हैं 3, तो ऑक्सीजन हो जाएंगे 3, यहाँ लिख देते हैं 2, तो पोटेशियम भी बैलेंस हो गए। पोटेशियम और कैल्शियम। KClO3 में बात करते हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सारी इक्वेशंस क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब इन इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हम जनरली कितने मेथड्स काम में लेते हैं, 2 मेथड्स काम में लेते हैं, मेथड फर्स्ट एंड मेथड सेकेंड। सबसे पहले आपको इक्वेशन को बैलेंस करना था, वो आप कर चुके हैं। अब हम आते हैं मेथड 1 पे। मेथड 1 ये बोलता है कि आपको जब भी रिएक्शंस को मतलब यहाँ पर बैलेंस करने के बाद में जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हो या फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप जितनी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं आप कैसे भी करके उनको एलिमिनेट करो। अब एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो रिएक्शंस को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो लाइक यहाँ पर हम रिएक्शंस को अगर ऐड करते हैं तो KClO से KClO कैंसिल हो जाएगा, KClO3 से क्या कैंसिल हो जाएगा, KClO3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पर क्या आप इनको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं? योर आंसर विल बी नो, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो पहले तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे जब 3 आ जाएगा और यहाँ 4 है तो इसको 4, इस वाली पूरी इक्वेशन को फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, तो फिर जाकर के कहीं ना कहीं ऐसी इक्वेशन बनेगी। फिर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट को कंपेयर करके और हमारा आंसर निकालेंगे। बट इससे भी इजी मेथड जो होता है वो होता है हमारा मेथड सेकंड। ठीक है, जहां पर हम बिना कुछ प्लस माइनस किए हमारे आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आइए वो समझते हैं। मान लेते हैं कि Cl2 x मोल है और मुझे KClO4 का अमाउंट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5। मैंने रेंडमली अज्यूम कर लिया है कि वैल्यू कितनी है, x। अब अगर ये x होगा तो KOH कितना होगा यहाँ पे, 2x। और इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स बनेंगे
वो सारे कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। ठीक है, तो ये x मोल था तो उससे ये 2x बना और इन सब का कोफिशिएंट 1 है तो ये सब कितना बन गया होगा, x बन गया होगा। अब बात आती है कि जब आप इस KClO से जब इस 3KClO पे आ रहे हो तो यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ से x बन रहा है, यहाँ कोफिशिएंट 3 है तो हम इसको कितना लिख देते हैं, 3x लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर जितना KClO बना वही का वही KClO हमने फर्दर रिएक्ट करवाया तो ये अमाउंट सेम है। ठीक है, अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं आया है। ये जो 3 आया है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वजह से आ रहा है। यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है या 2 है, ये कोफिशिएंट तो चेंज भी हो सकता है। हम जब बैलेंसिंग करते हैं, मान लो पूरी इक्वेशन को मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये कोफिशिएंट्स क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये चीज आपको बहुत मतलब क्लियरली ये चीज आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि जो अमाउंट यहाँ से निकल रहा है वही अमाउंट यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा। अमाउंट मान लो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो x है इसकी वैल्यू 50 ग्राम्स है तो यहाँ पर जो KClO होगा उसका भी अमाउंट कितना यूज में लेंगे, 50 ग्राम्स यूज में लेंगे। तो यहाँ पर ये कितना बन गया, 50 ग्राम और लेट्स से x। अब अगर ये 3 है तो ये 1 है तो बताओ यहाँ इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/3 इंटू x। याद करो मैंने लिमिटिंग रीजन में ये चीज आपको सिखाई थी, खुद का कोफिशिएंट जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय गिवन क्वांटिटी। सिमिलरली यहाँ पर खुद का कोफिशिएंट है 2 अपॉन में इसका कोफिशिएंट है 3 इंटू कितना कर देंगे, x कर देंगे। तो KCl का जो अमाउंट है Cl2 के रिस्पेक्ट में वो कितना फॉर्म हो रहा है, 2/3x के इक्वल फॉर्म हो रहा है। जब एक बार यहाँ तक पहुंच गए तो KClO3 यहाँ से कितना अमाउंट जाएगा, यहाँ पे x/3 अमाउंट यहाँ पर चला जाएगा। अब वापस से आते हैं, अगर इसका x/3 होगा तो KClO4 और KCl कितना फॉर्म होगा, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, खुद का कोफिशिएंट अपॉन कितना आएगा 4 इंटू अमाउंट कितना गिवन है x/3 तो इसको लिख देंगे x/3, कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे कितना मोल बन जाएगा, x/4 मोल बन जाएगा। अब KCl की बात करते हैं तो KCl हमारा है यहाँ पे 1 तो कैसे लिखेंगे, खुद का कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट कितना है 4 इंटू गिवन अमाउंट इज x/3 तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहाँ पे x/12 के इक्वल बन जाएगी। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में पूछा था कि KClO4 का अमाउंट कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू Cl2 तो आप बता सकते हैं कि वो x/4 के इक्वल होगा। अब अगर इस पूरे क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू दे दी जाती, लाइक x आपको मैं यहाँ पे दे देती 8 तो यहाँ पर आप बता सकते थे कि KClO4 कितना प्रोड्यूस होगा, 2 मोल्स के इक्वल प्रोड्यूस होगा। So this was the method second which I have written here. So now students, let's end the video. Practice more question of these two topics, percent yield and sequence of reaction from any reference book and ask your doubts in the comment box. If you have liked the content of this video, then do not forget to subscribe the channel. Thank you.